नमस्कार, खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारी मेहमान हैं पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की साइंटिफिक डायरेक्टर एंड एम्ब्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीषा बाजपेयी। डॉक्टर मनीषा बाजपेयी आनुवंशिकता से जुड़े हुए रोगों का पिछले 7 वर्षों से इलाज करने में रत हैं और आज हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह है इस तरह के रोगों की और कैसे इन रोगों से आज का विज्ञान जो है निजात दिला पा रहा है। मैम, खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आनुवंशिकता से जुड़ी हुई बीमारियां जो हैं वो किस तरह की हैं, आखिर क्यों वो बीमारियां एक इंसान के साथ में जुड़ जाती हैं? एक्चुअली आनुवंशिकता से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो बीमारियां उनका कोई डेफिनेट रीजंस नहीं है। ये फैमिली में आनुवंशिक रूप से कभी वो रिसेसिव मतलब छुपी हुई या कभी वो डोमिनेंट रूप से सामने आती हैं। जैसे नाम से ही आप समझ सकते हैं आनुवंशिक बीमारियां हैं जो फैमिली हिस्ट्री में कहीं ना कहीं हैं। तो अब एज अ क्लिनिशियन और एज अ थेरेपी हम लोगों के पास ये उपचार बचता है और इन बीमारियों का आज तक मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे पास कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। साइंस, जीन थेरेपी और काफ़ी सारी नई चीज़ों में लगा हुआ है कि हम इसका कोई अल्टरनेट दे पाएँ, बट एज ऑफ येट वी कैन ट्रीट दैम। सो द बेस्ट पॉलिसीज जो हमारे पास तरीका होता है कि अगर हम इनका जितना जल्दी अगर हम इन्हें डायग्नोस कर लें तो हम ऐसे बच्चों को दुनिया में आने से रोक सकते हैं और इस तरीके के बच्चों का जीवन न सिर्फ उनके लिए, उनके पेरेंट्स के लिए और परिवार के लिए बहुत कष्टप्रद हो जाता है। तो या तो हम काम करते हैं जो इस तरीके के बच्चे अगर आ गए हैं तो उनको डिफरेंट बिहेवियरल थेरेपीज़ और डिफरेंट थेरेपीज़ के थ्रू उनकी लाइफस्टाइल को थोड़ा इजी बनाने का, उनके पेरेंट्स को, उनके फैमिली मेम्बर्स को सिखाने का कि उनको किस तरीके से सामान्य क्रियाकलापों के लिए ट्रेन किया जा सके। और दूसरा हमारा प्रिवेंटिव एक्शन रहता है कि इस तरीके के और बच्चों को दुनिया में आने से हम रोक सकें। सो 2 तरीके से इनका ट्रीटमेंट अभी तक जो है हम प्री नेटल डायग्नोसिस करते हैं जिन्हें PNDs कहा जाता है, जो कि जो परिवार इस तरीके की बीमारियों से पीड़ित हैं, जिनकी कोई पैतृक हिस्ट्री है इस तरीके की बीमारियों की, उन परिवार के बच्चों उन लोगों को स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। जैसे डिफरेंट तरीके के सिंड्रोम्स होते हैं, डाउन सिंड्रोम्स, एंजलमैन सिंड्रोम्स, देयर आर सो मेनी सिंड्रोम्स, एनीमिया, थैलेसीमियाज होते हैं, देन डिफरेंट डिस्ट्रॉफीज होती हैं। तो जो एक्चुअली इनसे सफ़र करते हैं, समाज का बहुत कम सेगमेंट भगवान की दया से इनसे पीड़ित है, लेकिन जो पीड़ित होते हैं उनकी लाइफ वाकई बहुत कष्टप्रद हो जाती है। डॉक्टर बाजपेयी, एक निसंतानता जो है वो भी शायद इसी तरह की बीमारियों से जुड़ा हुआ है। वो क्या है निसंतानता? आखिर क्यों एक इंसान निसंतान हो जाता है और समाज में उसे एक अभिशाप की तरह देखा जाता है? तो आप लोगों का क्या मानना है, ये अभिशाप है या फिर एक बीमारी? नहीं, देखिए यहाँ आपकी दोनों बातों को मैं कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहूँगी। निसंतानता ना तो एक जेनेटिक डिसीज है, ये अनुवांशिक बिल्कुल भी नहीं है। कुछ कारणों में 0.1 और 2% में ये हो सकती है, बट इट्स नॉट अ हेरिडिटरी डिसऑर्डर और ना ही ये कोई अभिशाप है। ये एक बीमारी है जो कि इट इज़ एज कॉमन एज फ्लू, कॉमन कोल्ड, जो कि आजकल जो हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, जो स्ट्रेस है, जो हमारी डेली की हैबिट्स चेंज हो रही हैं, उनकी वजह से ये आजकल बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती जा रही है। जैसे देर से शादियां हो रही हैं, अल्कोहल, निकोटीन का कंजम्पशन बढ़ रहा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस इज अगेन अ वेरी कॉमन फैक्टर विच इज कंट्रीब्यूटिंग टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स। सो निसंतानता एक बीमारी है और निसंतानता में दूसरा आपका मिथ मैं यहाँ ये भी दूर करना चाहूँगी कि इसके लिए केवल ये स्त्री की बीमारी नहीं है। आजकल सारी रिसर्च से पता चल चुका है महिला कि को ज़्यादा महिला और पुरुष दोनों ही इसके लिए बराबर रूप से जिम्मेदार हैं। सो निसंतानता एक बहुत कॉमन बीमारी है। पहले आप जो WHO की रिपोर्ट्स थी 2010 तक ये कहा जाता था कि 10 में से 1 कपल जब व्हेन दे ट्राई टू कंसीव दे फेस प्रॉब्लम। निसंतानता एक्चुअली निसंतानता इज नॉट अ राइट टर्म। फर्टिलिटी एसोसिएटेड इनफर्टिलिटी इज नॉट द राइट टर्म। राइट टर्म इज सर्व फर्टिलिटी, कि आपको कंसीव करने में कई बार छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे होते हो। सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंसीव नहीं कर पाओगे, आपको ज़रूरत होती है एक राइट अप्रोच के साथ उसके ट्रीटमेंट की। और निसंतानता से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है, बड़े बड़े ट्रीटमेंट्स ही हमें लेने पड़े, ये जरूरी नहीं है। लोग तो ऐसे जो कपल्स होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनको देवी देवताओं का जात कराना, उनकी वहां पर ले जाना, धोख दिलाना, तो ये इस तरह की जो चीजें उनके बारे में क्या कहना है? एक्चुअली पहले क्या था कि हमारी साइंस इतनी विकसित नहीं थी। निसंतानता का या जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स शुरू हुए हैं वो बहुत लेटेस्ट हैं।
1978 में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वॉज बॉर्न। पहले जो ये डिजीजेस होती थी ये इजीली अप्रोच, क्योंकि साइंस की कोई भी साइंस, मेडिकल साइंस इतना डेवलप हो रही है, सो हमें पता चला कि अच्छा ये तो हमें पता ही नहीं होता था कि आखिर बच्चा ना होने के पीछे कारण क्या है, सिस्टम क्या है, कहाँ प्रॉब्लम है। लेकिन जब पहला टेस्ट ट्यूब बेबी बॉर्न हुआ, एंड यहाँ आपको बताने में मुझे खुशी होगी कि 1978 में जो लंदन में पहला टेस्ट ट्यूब बॉर्न हुआ था और उसी साल हमारे इंडिया में भी पहला टेस्ट ट्यूब 3 महीने बाद पहला टेस्ट ट्यूब बेबी बॉर्न हुआ था। लंदन में डॉक्टर पैट्रिक एंड डॉक्टर एडवर्ड की टीम ने जुलाई में बेबी लुई ब्राउन को जन्म दिया था, और हम में से बहुत कम भारतीय इस बात को जानते हैं। अक्टूबर 78 में सेम ईयर डॉक्टर सुभाष मुखर्जी ने कलकत्ता में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी दुर्गा को जन्म दिया था। ये हमारे समाज की विसंगति है कि हम साइंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। फाइनली डॉक्टर सुभाष मुखर्जी को, डॉक्टर एडवर्ड को 2010 में नोबेल प्राइज मिला और डॉक्टर सुभाष मुखर्जी को आत्महत्या करनी पड़ी थी। बिल्कुल डॉक्टर वाजपेयी, आपसे हम चर्चाओं का दौर जारी रखेंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जब हम लौटेंगे तो जानेंगे पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का IVF सेंटर किस तरह से काम कर रहा है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मनीषा वाजपेयी से, जो पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एम्ब्रियोलॉजिस्ट के बतौर भी काम कर रही हैं। मैडम, एक हॉस्पिटल में एम्ब्रियोलॉजिस्ट की किस तरह की भूमिका होती है, और खासकर IVF जो सेंटर जो हैं उनमें किस तरह की भूमिका रहती है? ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, क्योंकि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स में लोग ये सोचते हैं कि गायनिक्स आर द मेन। एक्चुअली एम्ब्रियोलॉजिस्ट हमेशा पर्दे के पीछे काम करने वाले लोग होते हैं। एक्चुअली IVF जो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया होती है या निसंतानता से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट होते हैं, उसमें मेल और फीमेल गैमेट्स, शुक्राणु और अंडाणु, उनका निषेचन करवाना, उनकी स्टडी करना, उनको लैब के अंदर ग्रो करना, जो लैब का पार्ट होता है, जो कि इनिशियल 15 डेज और 20 डेज एक IVF ट्रीटमेंट, 15 डेज ऑलमोस्ट 11 to 15 डेज IVF ट्रीटमेंट में एक गायनेकोलॉजिस्ट एग बॉडी के अंदर डेवलप करता है, स्टिमुलेट करके ज़्यादा नंबर ऑफ एग्स डेवलप करते हैं, वो रिट्रीव करके एम्ब्रियोलॉजिस्ट को देते हैं। फिर ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट की ड्यूटी होती है कि वो 3 से 5 दिन तक उन एग्स को स्पर्म्स के साथ लैब के अंदर फर्टिलाइज करवा के, जो एक्चुअली टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, उसको डेवलप करे। 3 से 5 दिन तक डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पर, उसको लैब के अंदर डेवलप करे और उसको वापस पेशेंट के गर्भाशय में स्थापित करे। तो ये काम जो लैब का काम होता है, ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट का काम होता है। आपको जानकर खुशी होगी कि ये जो फर्स्ट IVF बेबी बॉर्न हुआ था लंदन में, लुई ब्राउन, हम सब जानते हैं 1978 में, तो उसमें जो नोबेल प्राइज दिया गया था वो बायोलॉजिस्ट, एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे डॉक्टर एडवर्ड, उनको दिया गया था 2010 में। उनके साथ जो गायनेकोलॉजिस्ट थे डॉक्टर पैट्रिक स्टेप्टो, जो गायनेकोलॉजिस्ट पैट्रिक स्टेप्टो थे। एंड IVF में बेसिकली भ्रूण को डेवलप करना, गैमेट्स को निषेचित करवाना और भ्रूण को डेवलप करना लैब के अंदर, टेस्ट ट्यूब बेबी बनाना, ये काम पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है, आप बता रहे हैं इस तरह की टेक्निक्स यूज कर रहा है, नई नई तकनीकें यूज कर रहा है, और कैसे अलग है बाकी के इंस्टीट्यूशन से आपका IVF सेंटर? एक्चुअली पैसिफिक मेडिकल कॉलेज में किसी भी सेंटर के लिए, डेवलपमेंट के लिए 3 चीज़ें बहुत आवश्यक होती हैं। उनका विज़न, ऑर्गेनाइजेशन का विज़न, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज और उनकी मैन पावर। सो इस हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट का विज़न, चिकित्सा सभी के लिए, हर वर्ग के लिए, तो वो बहुत एक कई पेशेंट्स जो इन सब ट्रीटमेंट्स को अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं होते, हम उन पेशेंट्स को मैनेजमेंट की कंसेंट के साथ इवन IVF जैसे महंगे इलाज भी फ्री प्रदान कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ आर्ट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो भी विश्व में बेहतरीन मशीनें हैं, चाहे वो लेज़र हैचिंग सिस्टम हो, चाहे वो ट्रिपल गैस इंक्यूबेटर्स हो, जो IVF के लिए एसेंशियल हैं, हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं। बहुत ट्रेंड मैन पावर है, हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास काउंसलर्स हैं, हमारे पास एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं। एक टीम मिलकर इसके लिए काम कर रही है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि IVF जो महंगा है या पहुँच से बाहर है, वो इसलिए है कि जो भी इस क्षेत्र में रिसर्च हो रही है वो हमेशा बाहर होती है, और इंडिया हमेशा दूसरों के डाटा और दूसरों के, हम जो मीडिया इंजेक्शंस मंगवाते हैं वो हम बाहर से मंगवाते हैं, और वो हमारे लिए बहुत महंगा हो जाता है। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज उन गिने चुने ऑर्गेनाइजेशंस में से है इंडिया में जो इस क्षेत्र पे अपनी रिसर्च को बढ़ावा दे रहा है। हमारे अपने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं विद कंसेंट ऑफ ICMR एंड DBT, तो जिनमें हम इस सस्ते ऑल्टरनेटिव्स
उपलब्ध करवाने की दिशा में काम कर रहे हैं, पेशेंट्स की ट्रीटमेंट की मेथोडोलॉजीज को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं, जिससे हम सहज और सुलभ इलाज हर किसी के लिए उपलब्ध करवा सकते हैं। किस तरह की मशीनरीज जो हैं, चूँकि जाहिर सी बात है इस तरह का IVF बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है, तो जाहिर सी बात है बहुत महंगी मशीनरीज भी आपके पास होंगी यहाँ पे। बिल्कुल, एक्चुअली पैसिफिक मेडिकल कॉलेज के साथ एसोसिएट होने के का हमें बहुत बड़ा जो रीज़न और हमारे लिए गर्व की बात है कि किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए 3 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं, उनका विज़न मैनेजमेंट का, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर। तो पैसिफिक मेडिकल सेंटर में जो हमारे ट्रस्टीज़ हैं, उनका विज़न बहुत ही इम्प्रेसिव था कि जन साधारण के लिए वर्ल्ड क्लास चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाना। उनके जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उन्होंने इस काम को लिया है। दूसरा, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट के लिए। सो वी हैव ऑल द इक्विपमेंट विच आर नीडेड फॉर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक गुड एंड्रोलॉजी लैब, देन योर स्टेट ऑफ आर्ट ऑपरेशन थिएटर, then आपके state of art lab which is equipped with all kind of microscope, ICSI treatment, laser hatching, incubators, triple gas incubators, everything we have from starting to end. जो भी world class facilities हैं which are actually required for any treatment, we have everything with us. So I feel and we have a very trained team of gynecologists, embryologists and laboratory personnel. We have counselors. आपको पता नहीं होगा लेकिन निसंतानता से रिलेटेड ये जो इलाका है, आदिवासी अंचल है, लोग बहुत ज़्यादा लिटरेसी जो रेशो है वो काफ़ी कम है, गरीब भी हैं, तो उन सब के लिए भी किस तरह से आप कोशिश करते हैं वो यहाँ तक पहुँचें और फिर उनको सस्ता इलाज भी मिले, जो गवर्नमेंट की जो योजना है उनमें भी वो कवर हो जाएं? बिल्कुल, एक्चुअली इस बेल्ट में हम लोग काफ़ी कैंप्स लगाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं, क्योंकि जो अनपढ़ लोग हैं उनको पता ही नहीं होता, जो आदिवासी बहुल एरिया है तो उनको पता ही नहीं होता कि निसंतानता भी एक बीमारी है जिसका हम इलाज कर सकते हैं। और निसंतानता के केस में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है टाइम पीरियड, क्योंकि जो एक स्त्री का गर्भाधान का पीरियड होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। अगर वो उस एज को क्रॉस कर जाती है, इफ शी क्रॉसेस, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है गर्भाधान के चांसेस कम होते जाते हैं। और कई बार पेशेंट हमारे पास इतना लेट आता है, वो मंदिरों के चक्कर काटता रहता है कि हम उसकी बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाते। सो हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, कैंप्स लगा रहे हैं, और हमारा मैनेजमेंट बहुत सपोर्टिव है उन लोगों के लिए जो ये इलाज अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। वी हैव डिफरेंट प्रोग्राम्स जिनके अंदर हम जेन्युइन कैंडिडेट्स को इवन फ्री IVF भी ऑफर कर रहे हैं। जी बिल्कुल मैम, आपसे और चर्चाएं करेंगे, लेकिन खास मुलाकात कार्यक्रम में अब वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मनीषा बाजपेयी से। मैम, आपने जिस तरह से बताया कि निसंतानता जो है उसमें एज बड़ा फैक्टर है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे कंसीविंग का जो रेशो है वो कम हो जाता है। लेकिन कुछ लोग जो हैं, आज का यूथ जो है वो कैरियर ओरिएंटेड है, पहले वो अपना कैरियर बनाना चाहता है, फिर परिवार और उसकी तरफ जाना चाहता है। तो आपका क्या कहना है, कैसे दोनों चीज़ें मैनेज हो सकें, बच्चा भी उनको मिले और उनका कैरियर भी बना रहे, उसके लिए किस तरह की चीज़ें हैं? ये आपने बहुत रिलेवेंट सवाल उठाया। एक्चुअली जो साइंटिफिकली अभी हम फिर वो पुराने दौर में लौट रहे हैं कि जो बेस्ट एज किसी लेडी की फर्टिलिटी की होती है वो जनरली 21 ईयर्स से लेके 28 ईयर्स तक बेस्ट पीरियड होता है, लेकिन वही उसके करियर का सबसे प्राइम पीरियड होता है। एंड दिस इज अ मेजर कॉन्फ्लिक्ट विच टुडेज वुमेन आर फेसिंग। सो इन दैट केस देयर इज अ वेरी गुड ऑप्शन, एग फ्रीजिंग। सो अभी बहुत सारे, इट इज़ अ वेरी कॉमन प्रोसीजर, बहुत आम पद्धति है जिसमें किसी लड़की की जो देर से माँ बनने का निर्णय लेती है उसके एग्स को हम फ्रीज कर देते हैं, और ये एग्स बहुत आसानी से इवन 15-20 साल तक भी फ्रीज करके, एग्स और स्पर्म्स दोनों चीज़ें फ्रीज करके रखी जा सकती हैं। सो लेटर व्हेनेवर शी फील कंफर्टेबल टू कंसीव, टू हैव अ बेबी, शी कैन यूज दोज एग्स। बिकॉज ये बात बिल्कुल सही है कि उम्र के साथ साथ आपके अंडाणुओं की क्वालिटी कम होती जाती है, आपके गर्भाधान के प्रतिशत डिक्रीज होता जाता है, तो हम उनको फ्रीज करके रख सकते हैं। और जब आपको
later in phase of life when you want to have a child, you can use your own eggs for this purpose. डॉक्टर वाजपेयी, सैरोगेसी का जो कॉन्सेप्ट है इन दिनों देश में बड़ा है, लोग सैरोगेट मदर का सहारा ले रहे हैं बच्चा पाने के लिए, तो एक तो साइंटिफिकली कितना उचित है, सही है, और दूसरा लीगल जो प्रॉब्लम्स है, लीगल जो समस्याएं हैं वो किस तरह की हैं? देखिए, सैरोगेसी इज अ बोन टू द कपल्स हु कांट कैरी देयर ओन बेबी। ऐसी महिलाएं जिनकी बच्चेदानी 9 महीने तक अपने बच्चे को कैरी करने में समर्थ नहीं है, उनके लिए ये बहुत बड़ा वरदान है। अब साइंस की कोई भी टेक्नोलॉजी डिपेंड हम पे करती है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। किसी ज़रूरतमंद के लिए एक सैरोगेसी के थ्रू बच्चा पाना बहुत एक अच्छा तरीका है, लेकिन इसने जो भारत को एक सैरोगेसी हब बना दिया हमारे कंट्री में और दूसरे कंट्रीज में भी, आवर सिस्टम वाज वेरी ओपन, एंड दूसरे कंट्रीज में भी अभी रूल एंड रेगुलेशन थे नहीं, काफ़ी सारी समस्याएं आई, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंटरवीन करना पड़ा और उन्होंने इन सेंटर्स पर रोक लगाई। बट अभी भी जो कानून है वो किसी भी इंडियन मैरिड कपल को अगर उनको मेडिकल प्रॉब्लम है तो उनको सैरोगेसी से वंचित नहीं कर रहे हैं। दे कैन हैव देयर बेबी थ्रू सैरोगेसी बाय फॉलोइंग अ डेफिनेट सिस्टम। देयर इज अ सिस्टम विच दे नीड टू फॉलो और उसके थ्रू वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हाँ, शौकिया तौर पे सैरोगेसी को यूज करना डेफिनेटली एक अच्छी प्रक्रिया नहीं है और इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रोक लगाने की कोशिश की है। आईवीएफ के जरिए बच्चों का जन्म और इस तरह की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़, एक भ्रांति कहें या फिर एक मिथक है कि लोग कहते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी हैं वो उतने सशक्त नहीं होते, उतने मजबूत नहीं होते जैसा कि एक नेचुरल बेबी जो है वो होता है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है, क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। आपको बताऊं, जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी थी लुई ब्राउन, नाउ शी इज 38 इयर्स ओल्ड एंड शी हैज कंसीव्ड नॉर्मली। उसने नेचुरल नॉर्मल तरीके से एक बेबी बॉय को जन्म दिया है जो ऑलमोस्ट 5-6 ईयर ओल्ड हो चुका है। और उस लुई ब्राउन के बाद दुनिया में हजारों आईवीएफ के थ्रू बच्चे आए हैं जो कि इक्वली हम लोगों ने, देयर आर सो मेनी रिसर्चेस गोइंग on the behavioral and developmental aspect of these childs, and they are absolutely, because there is nothing abnormal. वो अपने ही माँ बाप के अंडाणु, शुक्राणु, गैमेट्स के थ्रू जस्ट हमने, जैसे फर्टिलाइजेशन में किसी महिला की अगर बच्चेदानी फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं या फर्टिलाइजेशन में कहीं कोई समस्या आ रही है या स्पर्म्स के साथ कुछ इशू है, तो हमने मोस्ट सेलेक्टिव हेल्दी स्पर्म्स लेकर हमने फर्टिलाइजेशन करवाया और हेल्दी एम्ब्रियोज। केवल इस प्रक्रिया में जो टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया है वो अपने ही माँ बाप के गैमेट्स लेके 5 दिन तक सिर्फ उन्हें हम लैब में डेवलप करते हैं और बाकी 9 महीने का प्रोसेस नॉर्मल माँ की कोख में सेम उसी तरीके से होता है जैसे कि किसी नेचुरल कंसेप्शन में होता है। एंड दूसरी चीज़ यहाँ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आईवीएफ प्रोसेस जो ये लोग कहते हैं कि इतनी लंबी क्यों है, बिकॉज इसमें टाइम क्यों ज़्यादा लगता है, क्योंकि एक आइडियल प्लेस पे जहाँ हम सही तरीके से चीज़ें करते हैं, तो आईवीएफ एक ऐसी मेडिसिन की विधा है जो हमें नेचर के बिल्कुल साथ साथ रह के करनी होती है। लेकिन ये जो अब आईवीएफ जो है वो निसंतान दंपतियों के लिए वरदान है, लेकिन इसके माध्यम से सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो भी लोग करा लेते हैं और उससे फिर से कन्या भ्रूण हत्या जैसी जो समस्याएं हैं वो समाज के सामने आती हैं। तो उस चीज़ से निपटने के लिए आप लोग क्या कोशिश करते हैं? हमारे देखिए, आईवीएफ के थ्रू सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होता। आईवीएफ के आगे का एक स्टेप होता है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस। जो आईवीएफ में हम भ्रूण बनाते हैं, उन भ्रूणों के में से 1-2 कोशिका लेके हम उनके जेनेटिक सेटअप को स्टडी कर सकते हैं कि अगर उनमें कोई जेनेटिक बीमारी, अनुवांशिक बीमारियां तो नहीं आ रही, और उस प्रक्रिया में हमें एक्स और वाई क्रोमोसोम्स का भी पता लग जाता है। तो पहली चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। हर क्लिनिक, आईवीएफ क्लिनिक सेक्स ये पीजीडीज, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस नहीं कर सकता, और अगर करता है तो उस पर बहुत कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान है। दूसरी चीज़ ये है कि इसके थ्रू ये डिटर्मिनेशन करवाना, इट इज़ लीगली बैंड। यू कांट, जो डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व पाया जाता है, जैसे आप रेडियोलॉजी जो बहुत कॉमन है, जो जितने उससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल इसके लिए हैं। और राजस्थान में तो अभी पीजीडी क्लिनिक खोलने के लिए आपको बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़, और ये डॉक्टर के मोरल पे डिपेंड करता है कि उसको नहीं करना है या मानसिकता पे। बिल्कुल डॉक्टर वाजपेयी, आप हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आई और आनुवंशिकता, निसंतानता और ऐसी ही जो दूसरी बीमारियां हैं उनके बारे में आपने हमारे दर्शकों को जो महत्वपूर्ण जानकारियां दी, उसके लिए आपका धन्यवाद।
तो ये थी पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की साइंटिफिक डायरेक्टर डॉक्टर मनीषा बाजपेयी, जिन्होंने हमारे दर्शकों से महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। खास मुलाकात कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।